हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का भानु सर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय बजट 2025-26 की। जी हाँ, आज 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आगामी वर्ष का बजट प्रस्तुत किया गया। बजट यानी देश के लोगों की उम्मीदों का भार। चाहे आप युवा हो, आप रोजगार पेशा वाले हो, या आप किसान हो, या आप किसी भी सेक्टर से जुड़े हो, आपके लिए बजट बहुत महत्वपूर्ण रखता है। सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से नहीं, बल्कि आम नागरिक होने के नाते भी इस बजट से संबंधित जितनी बातें हैं उन्हें हमें समझना बहुत जरूरी होता है। तो आज की क्लास में हम इसी केंद्रीय बजट पे चर्चा करने वाले हैं कि इस बजट में किसके लिए क्या मिला है। प्रधानमंत्री के अनुसार ये जो बजट है मध्यम वर्ग को ध्यान में रख करके, यानी जो मिडिल कैटेगरी है, जिसकी जनसंख्या हमारे देश में सबसे ज्यादा है, उसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो आइए हम इस बजट पे एक एक करके चर्चा करते हैं और जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन बजट से रिलेटेड उन पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो बात करें इस बजट की, तो इस बजट से रिलेटेड जो भी एक तरह से कह लीजिए ना मुख्य विशेषताएं हैं, यानी बजट की जो मुख्य विशेषताएं हैं उन पे हम बात करने वाले हैं, उन पे हम फोकस करने वाले हैं। तो ये बजट जो है ये किस वित्तीय वर्ष के लिए है, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि इसके स्थान पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई। क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। ये वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब सरकार के एक वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का लेखा जोखा, आय व व्यय का लेखा जोखा। यानी इस बजट में सरकार ये बताने का प्रयास करती है कि आगामी जो वर्ष है उसमें हम कहां से कितना धन प्राप्त करेंगे और किस सेक्टर में कितना हम धन खर्च करने वाले हैं। तो हम भी बात करेंगे कि इस बजट का आकार कितना है और इस बजट में किस सेक्टर के लिए कितना धन आवंटित किया गया है। मुख्यतः बात करें ये बजट, तो ये वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसके पश्चात ये बजट बन करके तैयार होता है और मुख्यतः फरवरी के प्रथम कार्य दिवस को वित्त मंत्री के द्वारा इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले बजट को प्रस्तुत करने की अनुमति ली जाती है, मंजूरी ली जाती है। किससे? राष्ट्रपति से। तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी ली, जहां पे राष्ट्रपति ने इन्हें दही चीनी खिला करके मंजूरी प्रदान करने का। दही चीनी यानी के लिए कुछ भी अच्छा करने से पहले हम कहते हैं मुंह मीठा करने की बात है। तो आइए हम इस बजट पे एक एक करके बात करते हैं और जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बजट का कुल राजस्व और जो व्यय है वो कितना है। तो आइए हम इस पे बात करते हैं। तो कहा गया है कि ये जो राजस्व का अनुमान है, कुल जो राजस्व प्राप्ति है वो 34,20,409 करोड़ रुपए है, जबकि जो व्यय की अनुमान की बात करें तो कुल व्यय है 50,65,345 करोड़। तो आपको मेन जो पॉइंट याद रखना है, यानी जो कहेगा कि बजट का आकार कितना है, तो इस बार के बजट का जो आकार है वो है कितना? 50,65,345 करोड़। ये डाटा आपको याद रखना है। ये जो डाटा है ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्या है? तो कुल व्यय है सरकार का इस वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए। आइए अब हम बात करते हैं कुछ और बिंदुओं पे। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करें तो ये जो हमारा बजट है, ये बजट की जो विकास यात्रा है ये किस किस रूप में होकर के आगे बढ़ेगी और इसमें किन किन बिंदुओं पे फोकस किया गया है उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं गंतव्य की, यानी लक्ष्य की। तो इस जो बजट का लक्ष्य रखा गया है, गंतव्य रखा गया है, ये है विकसित भारत। यानी जो इस बजट का गंतव्य है, अंतिम बिंदु है, वो क्या है? विकसित भारत। और आपको पता होगा विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। कब तक? तो 2047 तक। तो इसका गंतव्य है विकसित भारत। इस गंतव्य तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शक या प्रेरणा स्रोत का काम करेगा कौन? समावेशिता, यानी सबको साथ लेकर के सबके विकास की बात की गई है इसके मार्गदर्शक और प्रेरणा के रूप में। जबकि यहां गंतव्य तक पहुंचने के लिए ईंधन का काम करेगा, फ्यूल का काम करेगा क्या? सुधार, यानी अलग अलग सेक्टर में
सुधार करके ही हम इस गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो ये तो इसके गंतव्य, मार्गदर्शक और ईंधन की बात करें तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो ये बजट पेश किया गया है इसका ईंधन क्या है, तो विभिन्न सेक्टर्स में सुधार की बात, इसका मार्गदर्शक या प्रेरणा क्या है, समावेशिता, और इसका गंतव्य क्या है, तो विकसित भारत। उम्मीद करते हैं ये आपको याद रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो बजट है इसके 4 प्रमुख पिलर क्या क्या हैं, यानी मुख्य जो आधार स्तंभ हैं इस बजट के, वो आधार स्तंभ कहिए या विकास के जो इंजन है वो कौन कौन है। तो एक है आपका पहले नंबर पे कृषि, दूसरे नंबर पे है आपका एमएसएमई। तो एमएसएमई पे बहुत फोकस किया गया है इस बार के बजट में, और एमएसएमई मतलब समझते होंगे आप, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की बात हो रही है। तीसरे नंबर पे बात करें निवेश पे फोकस किया गया है, और चौथा जो सेक्टर है वो है निर्यात पे फोकस किया गया है। यानी कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात पे ये पूरा बजट क्या हुआ है, खड़ा हुआ है। तो ये 4 इसके पिलर आपको याद रखने हैं बजट के, और इन्हीं पिलरों पे हमें आगे की क्लास में एक एक करके बात करनी है। उसके अलावा वित्त मंत्री ने इस बजट में कहा कि ये जो हमारा देश है सिर्फ भूमि नहीं है बल्कि इसके लोग हैं, यानी ये जो देश है सिर्फ भूमि से नहीं है बल्कि यहाँ पे जो लोग हैं उन पे भी आधारित है। तो आइए हम बात करते हैं आगे बजट के अन्य बिंदुओं पे। तो इस बजट से आकांक्षाएं क्या है, मतलब लोगों की उम्मीदें क्या हैं इस बजट से। तो ये बजट मुख्यतः विकसित भारत की आकांक्षाओं पे आधारित है, जिसके तहत विकास में तेजी लाने पे बल दिया जाएगा, समावेशी विकास सुनिश्चित करने का कार्य किया जाएगा, भारत के बढ़ते मध्य वर्ग, तो हमने कहा ना मध्यम वर्ग पे बहुत फोकस किया गया है, इसके व्यय करने की क्षमता को बढ़ाने पे बल दिया जाएगा, निजी क्षेत्र के निवेश में नई जान डालने का काम किया जाएगा, और परिवारों के मनोभावों में उल्लास भरने की बात की गई है। तो ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये इस बजट की आकांक्षाओं के रूप में वर्णित किया गया है। आइए अब बात करते हैं अगले बिंदु पे इस बजट से। तो ये जो हमारा बजट है ये बजट मुख्यतः किस पे केंद्रित है, तो आपसे पूछे कि ये जो 2025-26 का बजट है ये किस पर केंद्रित है, तो ये मुख्यतः जो बजट है ये गरीबों के ऊपर है, युवाओं के ऊपर है, अन्नदाता यानी जो किसान भाई हैं उनके ऊपर, और जो नारी हैं इन पे फोकस किया गया। तो कहना केंद्रित करके, यानी किसको केंद्रित करके ये बजट बनाया गया है, इसमें मुख्य है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। आगे हम बात करते हैं कि इस बजट में सबसे जो पहला पॉइंट की हम बात करें तो पहला हमने पिलर पढ़ा था क्या, कृषि। तो इस कृषि के विकास के लिए कहा गया है कृषि के विकास को बढ़ावा और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है सरकार, या क्या करने जा रही है सरकार। तो हम बात करें ना कृषि के विकास और ग्रामीण समृद्धि के विकास के लिए मुख्यतः 5 अलग अलग सेक्टर्स हैं जिनमें सुधार करने की बात कर रही है सरकार। तो इनमें सबसे पहले नंबर पे बात करें तो कहा जा रहा है राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन स्थापित किया जाएगा, यानी एक ऐसा मिशन बनाया जाएगा राष्ट्रीय स्तर पे जिसका उद्देश्य होगा उच्च किस्म वाली बीजों को बढ़ावा देना, जिससे उत्पादन को या उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा सके। तो राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन बनाया जाएगा। दूसरा कह रहा है केसीसी के तहत, यानी किसानों को ऋण देने की बात की जा रही है। तो 1998 में यह केसीसी योजना शुरू हुई जिसके तहत 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकाल के लिए ऋण दिया जाएगा, और ये 5 लाख तक की ऋण में क्या की जाएगी, वृद्धि की जाएगी। तीसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी कृषि में विकास के लिए एक योजना शुरू की जाएगी जिसका नाम होगा प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। तो कहना कृषि में विकास के लिए प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना, जिसके तहत जिला विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे और पूरे देश में 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना के तहत कितने जिले शामिल किए जाएंगे, तो 100 जिले शामिल किए जाएंगे, और इसके तहत 1.7 करोड़ किसानों को मदद दी जाएगी। तो आगे कि हम ना ये जो बजट पढ़ लेंगे इन पे आधारित प्रश्न आपसे हम पूछेंगे टेलीग्राम पे या ऑफलाइन क्लासेज में, तो आप उनका जवाब देंगे कि कितने जिलों को, 100 जिलों को, और कितने करोड़ किसानों को मदद मिलेगी, तो 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। उसके अलावा बात करें ना कपास उत्पादकता मिशन शुरू किया जाएगा। ये 5 वर्षीय मिशन होगा जिसका उद्देश्य होगा कपास के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना, और सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा।
जाएगा। क्या बनाया जाएगा? मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। तो आपको पता होगा बिहार में जो मिथिला का क्षेत्र है यानी दरभंगा का क्षेत्र है, वहां मखाने का उत्पादन किया जाता है। तो उस मखाने को जीआई टैग भी मिला है, तो उसके उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। कहां पे? बिहार में। तो ये कृषि विकास और ग्रामीण समृद्धि के लिए 5 पॉइंट आपको याद रखना है। बीज मिशन, केसीसी के तहत 7.7 करोड़ किसानों को ऋण देने की बात, प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना, कपास उत्पादकता मिशन और बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की बात की गई। तो ये पांचों पॉइंट आप याद रखेंगे। आइए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कृषि विकास के लिए दलहन में आत्मनिर्भरता की बात की गई है। तो दलहन में यानी दालों के उत्पादकता में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, जिसके तहत 6 वर्षीय मिशन चलाया जाएगा। तो कहे कितने वर्षीय? जैसे हमने कहा कपास में उत्पादकता के लिए कितने वर्षीय मिशन चलेगा? तो 5 वर्षीय मिशन चलेगा। जबकि दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन चलेगा, जिसमें मुख्यतः तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो कहेगा कि दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए 3 फसलें कौन कौन है? तो एक है तूर, दूसरा है उड़द और तीसरा है मसूर। तो इनको आपको याद रखना है। उसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भारतीय डाक में विकास करने की बात की गई है। आइए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला जो पॉइंट है वो है हमारा एमएसएमई सेक्टर। हमने क्या बात की? जो दूसरा सेक्टर है वो है एमएसएमई की बात की गई है, यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इस समय एमएसएमई केंद्रीय मंत्री कौन है। आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री कौन है। इसके तहत एमएसएमई की नई परिभाषा निर्धारित की गई है। तो नई परिभाषा क्या निर्धारित की गई है? तो कहा गया है हम एमएसएमई में मुख्यतः पढ़ते हैं किसको? माइक्रो को, उसके अलावा स्मॉल को और मीडियम इंटरप्राइजेज को। तो माइक्रो की पहले परिभाषा होती थी कि जो 1 करोड़ रुपए निवेश करेगा उसको रखेंगे माइक्रो की श्रेणी में, जो 10 करोड़ कह लीजिए निवेश करेगा उसको कह लिए ना स्मॉल की श्रेणी में रखेंगे, और जो 50 करोड़ निवेश करेगा उसको मध्यम या मीडियम की श्रेणी में रखा जाएगा। अब ये इसको 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा दिया गया है? तो 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है सबको। और 2.5 गुना बढ़ाने यानी जो कह लिए माइक्रो है, अब उसके लिए निवेश की सीमा है 2.5 करोड़। उसके अलावा स्मॉल की है 25 करोड़ और मीडियम की है 125 करोड़। तो ये अब से पूछा जा सकता है कि जो माइक्रो है उसकी परिभाषा के तहत निवेश की सीमा क्या है, स्मॉल के अंतर्गत निवेश की सीमा क्या है और मीडियम के अंतर्गत निवेश की सीमा क्या है। उसके अलावा कह लीजिए ना किसको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में रखा जाएगा? टर्नओवर के आधार पे। तो अगर कोई माइक्रो कंपनी है तो पहले उसके लिए 5 करोड़ था, अब उसको 2 गुना करके 10 करोड़ कर दिया गया। जो स्मॉल था वो पहले 50 करोड़ था, अब बढ़ा के डबल करके 100, और जो मीडियम था पहले 250 वो बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 500 करोड़। तो ये नई परिभाषा है किसकी? एमएसएमई की। उसके अलावा ऋण कितना? तो पहले एक तरह से जो ऋण की सीमा थी 5 करोड़ वो बढ़ा के 10, जो 10 थी उसको कितना कर दिया गया है? 20 करोड़ कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है इसकी नई परिभाषा को, किसकी? एमएसएमई सेक्टर की। आइए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगले पॉइंट के अंतर्गत हमको मुख्यतः बात करनी है नवाचार और निवेश में सुधार करने की बात की गई है, यानी इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। तो लोगों और अर्थव्यवस्था में नवाचार और निवेश कैसे किया जाएगा उसके अंतर्गत कुछ पॉइंट यहां पे बताए गए हैं। तो कहा गया है कि सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, यानी कह लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के विकास, यानी जो बाल बच्चे हैं या महिलाएं हैं जो आंगनवाड़ी केंद्रों से, उनके विकास और पोषण के लिए 2.0 कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आईआईटी में क्षमता का विस्तार किया जाएगा। तो इस समय देश में जो 23 आईआईटी हैं उनमें सीटों का विस्तार करने की बात कही गई है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे जो सभी जिला अस्पताल हैं उन सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाएंगे। क्या खोले जाएंगे? डे केयर कैंसर केंद्र। तो कहां पे? जितने भी सभी जिला अस्पताल है वहां पे इनको खोलने की बात की गई है। उसके अलावा अगला पॉइंट है
भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम चलाई जाएगी, जिसके तहत उच्चतर शिक्षा से जुड़ी हुई जो पुस्तकें हैं उनको डिजिटली रूप से प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। उसके अलावा कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। तो क्वेश्चन रहेगा कि कौशल प्रशिक्षण के लिए कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे, तो 5 उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट है, अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला खोली जाएगी और इसके तहत पूरे देश में अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 प्रयोगशालाएं स्थापित। तो कहेगा किस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में 50,000 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, तो अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला के अंतर्गत। उसके अलावा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे शिक्षा में विकास के लिए, और इसके लिए कुल 500 करोड़ रुपए सरकार क्या करने वाली है, तो कहेगा ना एआई यानी शिक्षा के क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए कितना खर्च किया जाएगा, तो 500 करोड़ रुपए। बात करें तो कह लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी स्कूल हैं वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। उसके अलावा चिकित्सा शिक्षा का विस्तार किया जाएगा, यानी जो मेडिकल की सीटें हैं अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने के लक्ष्य से अतिरिक्त 10,000 सीटें बढ़ाने की बात की गई है। उसके अलावा पीएम स्वयं निधि योजना के तहत जो क्रेडिट कार्ड है या ऋण है उनकी सीमा को या उनकी लिमिट को बढ़ाने की बात की गई है। उसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पे कामगारों के कल्याण के लिए कार्य करने की बात की गई है। तो ये मुख्यतः नवाचार और अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए ये मुख्यतः जो पॉइंट दिए गए हैं इनको आपको याद रखना है। आइए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला जो हमारा पॉइंट है उसमें मुख्यतः जो नवाचार और निवेश है उनमें सुधार के लिए सरकार विभिन्न तरह की योजनाओं में अलग अलग फंड जारी करने की बात की गई। इनमें मुख्यतः आपको याद रखना है, राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का सरकार क्या देगी, 50 वर्षीय समय यानी लॉन्ग टर्म के लिए 1.5 लाख करोड़ का ऋण देगी सरकार 50 वर्षों के लिए। और इसकी खास बात की ये जो ऋण होगा ये टैक्स फ्री यानी ब्याज मुक्त होगा। उसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत 100% लक्ष्य यानी सभी शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन को बढ़ावा दिया जाएगा और इसको वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य। तो कहेगा कि 100% जल जीवन मिशन का लक्ष्य रखने का समय काल कब तक निर्धारित किया गया है, तो 2028 तक निर्धारित किया गया है। आगे नंबर पे आपको याद रखना है अगला जो पॉइंट है उसके अंतर्गत आपको कह लीजिए ना, उड़ान योजना के तहत अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए यानी 4 करोड़ लोगों को उड़ान योजना से जोड़ने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। उसके अलावा स्वामी निधि 2.0 के तहत मुख्यतः 15,000 करोड़ रुपए जारी करने की बात की गई है। उसके अलावा कह लीजिए ना, भविष्य में बिहार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खास बात है, जैसे बिहार में हमने कहा ना मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, उसी प्रकार से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पश्चिमी कोसी नहर से शुरू करने की बात की गई। तो पश्चिमी कहेगा ना कि पश्चिमी कोसी नहर से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शुरू किया जाएगा, कहां पे, तो बिहार में। आइए कुछ और बात करें ना अगले। उसके अलावा यहां पे पॉइंट है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है कि राज्यों को कह लिए ना 50 पर्यटक गंतव्य स्थल विकसित करने के फोकस किया जाएगा। आगे नंबर पे बात करें तो अगला जो पॉइंट है यहां पे कुछ योजनाएं हैं जिनको आपको याद रखना है। यहां पे कह लिए ना जीन बैंक बनाए जाएंगे यानी जर्म प्लाज्म यानी फसलों के जर्म प्लाज्म को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों वाला एक दूसरा जीन बैंक बनाया जाएगा। उसके अलावा ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान भारतम मिशन क्या है, तो ये 1 करोड़ से अधिक जो पुरानी पांडुलिपियां हैं उनका नए तरीके से संरक्षण करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन। तो आपको याद करना है कि पांडुलिपियों के विकास के लिए कितनी, तो 1 करोड़ से अधिक जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं इनके विकास के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा इस बजट के अनुसार। आइए कुछ और पॉइंट है उसके अलावा कहना, अनुसंधान और विकास को क्या याद रखना है, अनुसंधान विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए क्या किए जाएंगे, आवंटित किए जाएंगे। उसके अलावा बात करें
तो सबसे इंपॉर्टेंट, अभी वित्त मंत्री ने इस बजट में कहा कि आने वाले समय में कर में सुधार करने के लिए हम नया आयकर विधेयक लाएंगे। क्या लाएंगे? नया आयकर विधेयक लाएंगे। तो भारत में जो आयकर विधेयक है ये 1961 के तहत काम करता है, यानी लगभग 65 वर्षीय पुराना जो विधेयक है उसके स्थान पे आने वाले समय में क्या पेश किया जाएगा? तो नया आयकर विधेयक लाया जाएगा। तो आने वाले समय में आपको ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत देखने को मिलेगा कि भारत में नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा। आगे नंबर पे बात करें, कुछ और पॉइंट हैं, तो अन्य पॉइंट्स के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन रक्षक दवाइयों में उपलब्धता में सुधार करने की बात की गई है। और इसके तहत कहा गया कि दुर्लभ रोगों, कैंसर, गंभीर चिरकालिक बीमारियों पे मुख्यतः 36 जीवन रक्षक दवाइयों, औषधियों को छूट की सूची में इनको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। उसके अलावा 6 दवाओं को 5% शुल्क वापसी वाली सूची में शामिल किया। तो कहेगा ना कितनी दवाइयों को जीवन रक्षक दवाइयों में की सूची में रखा गया है? तो कितनी दवाइयां हैं? तो 36 जीवन रक्षक दवाइयां। उसके अलावा 6 दवाइयों पे 5% शुल्क वापसी की सूची में शामिल किया गया है। 37 दवाओं और 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों को छूट की सूची में जोड़ने की बात की गई है। तो यहां पे मुख्यतः जो बीमार हैं, रोगी हैं, उनके सुधार के लिए कुछ काम किए गए हैं। आगे नंबर पे बात करें तो अगला ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सबको इंतजार रहता है कि जो टैक्स सीमा होती है, यानी जो टैक्स की स्लैब होती है, टैक्स की दर होती है, उसमें सरकार क्या करने वाली है। हर वर्ग के लोगों को इसको इंतजार रहता है। तो इस बार कहा गया है कि मुख्यतः जो इस बार जो टैक्स की स्लैब है, इस टैक्स स्लैब में मुख्यतः जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताया गया है कि जिनकी आय 12 लाख तक है, उन 12 लाख तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी टैक्स से इनको छूट दी गई है। यानी जिनकी वार्षिक आय 12 लाख तक है उनको कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये सबसे की पॉइंट है इस बजट का। तो कितने लाख वार्षिक आय वालों को टैक्स से छूट दी गई है? 12 लाख। उसके अलावा यहां पे जो टैक्स की स्लैब दी गई है कि जिनकी कह लिए ना 0 से 4 लाख है उनको 0% है, 4 से 8 लाख है 5%, 8 से 12 लाख है 10%, 12 से 16 लाख है 15%, 16 से 20 लाख है 20%, 20 से 24 से 25% और 24 लाख से ज्यादा है तो 30%। तो कहा गया कि जब 12 लाख तक छूट दी गई है तो फिर 4 से 8 लाख 5% क्या है, 8 से 12 लाख 10% क्या है। तो इसका अर्थ आप ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी वार्षिक आय है 12 लाख तो उसको तो कोई भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन जहां आपकी वार्षिक आय 12 लाख से ज्यादा हुई तो आपको 3 प्रकार से टैक्स देने पड़ेंगे। कैसे? तो जो 4 लाख तक की राशि है वो तो फ्री रहेगी, लेकिन 4 से 8 लाख की जो राशि है उस पे 5% लगेगा, और जो 8 से 12 लाख है उस पे 10%, और जो 12 लाख से ज्यादा है उस पे 15%। ये तब होगा जब आपकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए से क्या होगी? ज्यादा होगी, तब के लिए ये सीमा दी गई है। अन्यथा अगर 12 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। उम्मीद करते हैं आप इसे समझेंगे। आइए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सोचते हैं कि ये बजट में सरकार के पास इतना पैसा आता कहां है, यानी सरकार बजट में बताती है कि हम इतना पैसा खर्च करने वाले हैं, तो आखिर ये सोचने वाली बात है कि ये पैसा आता कहां से है। तो हम बात करें कि रुपया कहां से आता है। अगर हम मान लें कि सरकार की आमदनी है 100 रुपया, तो ये 100 रुपया कहां कहां से आता है, तो उसी को अगर हम इस चार्ट के माध्यम से समझें तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज्यादा सरकार को आमदनी कहां से होती है। तो सबसे ज्यादा आमदनी होती है 24% कहां से? उधारी और अन्य देनदारियों से। उसके अलावा बात करें दूसरे नंबर पे है आयकर से, इनकम टैक्स से 22% की आमदनी होती है सरकार को। तीसरा जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो जीएसटी और जो अन्य टैक्स हैं इनसे सरकार को 18 पैसा या 18 रुपया कह लीजिए मिलता है, अगर हम 100 के आंकड़े पे बात करें तो। उसके अलावा बात करें तो निगम कर यानी जो कारपोरेट टैक्स है इससे 17% धन की प्राप्ति होती है। उसके अलावा जो गैर कर प्राप्तियां हैं इनसे 9% की, और जो केंद्रीय
केंद्रीय उत्पाद है उससे 5% की, सीमा शुल्क से 4% और 1% गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। तो ये अलग अलग सेक्टर हैं जहां से सरकार को आमदनी होती है। यानी रुपया कहां से आता है, तो सबसे ज्यादा आता है उधारी और अन्य देनदारियों से। कितना, तो 24% पैसा सरकार को प्राप्त होता है। दूसरे नंबर पे जीएसटी और अन्य टैक्स से सरकार को पैसा प्राप्त होता है। तो ये तो हमने पढ़ा रुपया कहां से आता है। अब हम बात करते हैं रुपया कहां जाता है, यानी सरकार कहां पे सबसे ज्यादा खर्च करती है। तो यहां पे बात करें ना, तो सबसे ज्यादा सरकार खर्च कर रही है किस पे, तो राज्यों का जो हिस्सा है या जो राज्यों का टैक्स है उसमें सरकार 22% हिस्सा खर्च करती है। उसके बाद दूसरा जो सरकार का सबसे बड़ा खर्च है वो 20% है ब्याज का भुगतान करने में। यानी अलग अलग संस्थाओं से जो सरकार ने ऋण ले रखा है उस पे 20% खर्च करती है कौन, सरकार। तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा हो रहा है कौन, तो जो केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें हैं, यानी रक्षा हो गई, सब्सिडी या पूंजीगत व्यय हो गया, इनसे 16% खर्च होता है। उसके अलावा अन्य व्यय है 8%, केंद्र प्रायोजित स्कीम से 8%, वित्त आयोग और अन्य संस्थाओं को 8%, उसके अलावा रक्षा के क्षेत्र में 8% और जो प्रमुख सब्सिडी है उनमें 6% सरकार क्या करती है, खर्च करती है। तो यह वह सेक्टर है जहां पे सरकार कहां पे कितना खर्च करने वाली है, कहां पे सरकार का पैसा। उसके अलावा पेंशन देने में भी 4% खर्च होता है, किसका, सरकार का। तो ये डाटा कि पैसा कहां से आता है और पैसा कहां जाता है, उन दोनों को आपको याद रखना है। आगे नंबर पे बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है ना कि जो सरकार को राजस्व की प्राप्तियां हैं वो कहां से होती हैं। तो हमने कहा ना कि जो राजस्व प्राप्ति है वो है 34.2 लाख करोड़, और जो बात करें पूंजीगत प्राप्ति तो ये है 16.4 लाख। यानी सरकार की जो कुल प्राप्ति है, ये कुल प्राप्ति कितनी है, तो हम बात करें 34.2 प्लस 16.4, यानी सरकार का कुल जो आय है, कुल प्राप्ति है, ये हो जाएगा कितना, तो 50.6 लाख करोड़ की बात करें। तो यही डाटा हमने शुरू में आपको बताया था कि सरकार की जो आय है वो कितनी, तो हमने कहा ना कि जो कुल व्यय का अनुमान है 50,65,345 करोड़। तो वहीं आपको पूंजीगत प्राप्ति है 50 दशमलव क्या, तो कह लिए 6 लाख करोड़। उसके बाद बात करें अगले नंबर पे, जो पूंजीगत व्यय की बात करें तो पूंजीगत व्यय है 15.5 लाख और जो राजस्व व्यय है 39.4। तो इसको अगर हम जोड़ दे तो ये हो जाएगा लगभग 39.4 प्लस 15.5, यानी ये हो जाएगा हमारा 54.9 लाख करोड़। कितना, तो 54.9 लाख करोड़। यानी सरकार कितना खर्च करने वाली, कह लिए ना सरकार का खर्च है कितना, 54.9 लाख करोड़, और उसकी प्राप्ति कितनी थी, तो उसकी आय थी कितनी, तो 50.6 लाख करोड़। तो कह लीजिए ना ये आय है सरकार की, पूंजीगत प्राप्ति है, और ये इसका व्यय है। व्यय तो व्यय हमेशा क्या होता है, सरकार का आय से ज्यादा होता है। आइए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि अलग अलग जो सेक्टर है उन अलग अलग सेक्टर पे सरकार कितना खर्च करने वाली है। यहां से हमेशा प्रश्न आते हैं, तो कह रहा है ना कि सबसे ज्यादा सरकार कहां पे पैसा खर्च करने वाली है, तो सबसे ज्यादा रक्षा क्षेत्र में। कहां पे, रक्षा क्षेत्र में। तो रक्षा क्षेत्र में यानी डिफेंस पे सरकार 4,91,732 करोड़ रुपए क्या करने वाली है, खर्च। तो सबसे ज्यादा रक्षा पे। उसके अलावा ग्रामीण विकास पे 2,66,817 करोड़। उसके अलावा गृह मंत्रालय पे 2,33,211। तो ये तीन बड़े सेक्टर हैं, रक्षा, ग्रामीण और गृह मंत्रालय पे। उसके अलावा कृषि और संबंध कार्यकलापों पे 1,71,437 करोड़। शिक्षा और स्वास्थ्य में और अधिक धन लाने की जरूरत थी, कह लिए ना शिक्षा पे है 1 लाख, कह लीजिए ना 28,650 करोड़, जबकि स्वास्थ्य पे है 98,311 करोड़। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। उसके बाद बात करें शहरी विकास पे 96,777, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार पे 95,298, ऊर्जा पे 81,174, वाणिज्य उद्योग पे 65,553, समाज कल्याण पे 60,052 और वैज्ञानिक विभाग पे 55,679 करोड़ रुपए सरकार क्या है, खर्च करने वाली है। तो ये पूरा डाटा था बजट से रिलेटेड। किससे, तो बजट से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट जो
मुख्य हेडलाइंस हैं उन पे हमने डिस्कस किया। तो जो जो योजनाएं हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी को आप एक बार कवर अप करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप सभी को ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।